हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को हम पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हम मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले, कहानी के बारे में जानने से पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को संक्षेप में देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। जो रचनाकार के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। इनका जन्म जो है 4 मार्च 1921 औराही हिंगना बिहार में एक जगह है, अररिया ज़िला में, वहाँ हुआ था। इन्होंने कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और संस्मरण, ये चारों विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। अपनी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, ये कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कहानी जो संग्रह है, ऐसे तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं और कहानी संग्रह हैं, लेकिन ये जो मुख्य हैं उनको हम देख लेंगे यहाँ पर। कहानी संग्रह जो है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, ये कहानी संग्रह है। अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये कहानी संग्रह हैं। संस्मरण जो उनके प्रसिद्ध हैं वो ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत, पूर्वे, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर। रिपोर्टाज जो उनका प्रसिद्ध है, नेपाली क्रांति कथा और ग्रंथावली, उनकी सारी रचनाओं को 6 भागों में लगभग 6 भागों में प्रकाशित किया गया है, जिसको फणीश्वरनाथ रेणु ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। इनकी सारी रचनाओं को उसमें समेटने का प्रयास किया गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेणु जी का जो निधन है वो 11 अप्रैल 1977 को हो गया। उनकी जो पहली कहानी है वट बाबा मानी जाती है, विश्वामित्र पत्रिका कोलकाता में प्रकाशित हुई थी। नामवर सिंह के अनुसार, विद्वानों में मतभेद है इनकी पहली कहानी को लेकर के, जैसा कि कई जगह पे होता है, लेकिन ये सर्वमान्य मत है। आप अच्छे से ट्रिक लगा के आ सकते हैं। वट बाबा, इनकी विश्वामित्र पत्रिका कोलकाता से जो प्रकाशित होती थी उसमें प्रकाशित हुई थी वट बाबा नाम से। ये सर्वमान्य मत है वट बाबा। कहानी के जो पात्र हैं, कहानी का परिचय देख लेते हैं। ये जो कहानी है ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें हीरामन और हीराबाई के निश्चल प्रेम का वर्णन किया गया है। ये जो कथा का क्षेत्र है पूर्णिया जिले, बिहार का एक पूर्णिया जिला है, उसके इर्द गिर्द ये कथा घूमती है। 1966 में वासु भट्टाचार्य ने मारे गए गुलफाम कहानी को तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई। तब से ये कहानी तीसरी कसम के नाम से ये कहानी प्रसिद्ध हो गई, जबकि इसका नाम जो है मारे गए गुलफाम था। तीसरी कसम नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। किसने बनाई थी? वासु भट्टाचार्य। प्रश्न आ सकता है यहाँ से। 1966 में वासु भट्टाचार्य ने मारे गए गुलफाम को तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई। विषय वस्तु, हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से रेणु जी ने लोक संस्कृति और उसमें निहित जो निश्चल प्रेम होता है, वासना नहीं रहित प्रेम होता है, बिना छल कपट के जो प्रेम होता है, उसको दर्शाने का काम किया हुआ है। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, ये गाड़ीवान हीरामन है और दूसरी कंपनी की औरत हीराबाई। नाम समान होने के नाते, मिलते जुलते नाम होने के नाते, हीराबाई ने गाड़ी में से कह भी दिया कि आप हमको हम दोनों मीते हुए, जैसा कि उधर की लोक संस्कृति है भोजपुरी में या बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समान नाम के व्यक्तियों को मीते लोग कहते हैं। मीत माने मित्र। नाम जो मिलते नाम होते हैं, एक नाम के 2 व्यक्ति होते हैं तो उनको मीते कहा जाता है। इसलिए हीराबाई बोलती है कि हम दोनों मीते हुए। गौड़ पात्र जो हैं, पलट दास,
लाल मोहर का नौकर लहसनवा, नौकर ये लहसनवा, और धुन्नीराम ये गौड़ पात्र हैं, ये गौड़ पात्र हैं। इन बिंदुओं को आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। और कहानी पढ़ने के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप कहानी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है। इसके जो महत्वपूर्ण कथन है हम बता देंगे और सारांश की चर्चा हम लोग करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने के भरपूर चांसेस होते हैं, क्योंकि कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रमुख पंक्तियों को हम देख रहे हैं, इसके पहले हम उसके सारांश को हम आपको बता दें। हीरामन जो है वो 20 साल से गाड़ी चला रहा है और उसमें बॉर्डर के आसपास जो माल का लेन देन होता है उसमें कई बार वो 5 बार वो पकड़ा जा चुका है। 4 बार पकड़ा जा चुका है और ये 5वीं बार भी पकड़ा जाता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है और गाड़ी को तो वहीं छोड़ देता है, बैलों को लेकर के भाग जाता है। बैल रहेंगे तो गाड़ी हो जाएगी, और बाद में तकलीफ़ आती है तो वो अपने बैलों को अधिया बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में। यानी गाड़ी जिसकी रहेगी उसका आधा पारिश्रमिक आधा उसका होगा, और जिसके बैल रहेंगे आधा पारिश्रमिक उसका होगा। तो इसलिए अधिया पर वो लदनी का काम चालू कर देता है, शुरू कर देता है। तो बाद में कुछ दिन बीतने के बाद वो उसे एक नाटक कंपनी की, बाघ गाड़ी चलाने का तो उसको अनुभव है, और एक नाटक कंपनी का गाड़ी ले जाने के लिए इसको भाड़ा मिलता है। तो उसमें बाघ ना हो करके उसमें एक नर्तकी बैठी होती है जिसका नाम है हीराबाई। तो इसको ले करके जाता है, लेकिन हीरामन को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। वो यह समझ के बैठता है कि हमारे जो गाड़ी है उसके अंदर जो है बाघ ही है, ठीक ना। तो वो ले करके जाता है और बीच में वार्तालाप होता है। वो अपने बैलों को डांटता है, मारता है, तो अंदर से आवाज़ आती है। तो इसको पता चलता है कि अंदर कोई महिला है जो बैठी हुई है। वार्तालाप होता है तो अपना नाम हीराबाई बताती है और वो बोलती है कि हम दोनों मीते हुए, आपका नाम हीरामन है, मेरा नाम हीराबाई, तो हम दोनों मीते हुए। तो इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहा है। एक शर्मीला युवक है और एकदम बिना किसी छल कपट का वो निश्चल प्रेम हो जाता है अंदर ही अंदर। वो ले जा कर के वहाँ पर वो लदनी लास्ट में करता है। बाद में उन कुछ उसके हृदय को चोट पहुँचती है, यानी उसका प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता है। तो लास्ट में वहाँ पर एक कसम और लेता है। तो उन कसमों को तो हम आगे कथनों में हम देख लेंगे। ये मोटी मोटा कहानी है। इस कहानी को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका लिंक आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उसको हम देख लेते हैं। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल जाने का डर नहीं, लेकिन उसके बैल, बीच की पंक्तियों को हमने छोड़ दिया है, बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग समझ जाएंगे हीरामन अगर आ रहा है तो तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम जो रेणु जी का कथन है, कहानी है, उसमें से ये लिया गया है। और वो इतना कल्पना कर ले रहा है कि अगर हम जेल चले जाएंगे तो हमारे बैलों की नीलामी हो जाएगी। उसके कानों में गूंज गई, कल्पना कर लेता है। और इस तरह से 1 2 3 दरोगा मुनीम और बाद में पट नहीं रही थी, दोनों आपस में लोग सुलह करने की कोशिश कर रहे थे। मुनीम पकड़ा गया था, दरोगा मान नहीं रहा था। तो ये कल्पना कर रहा है कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो नीलाम हो जाएंगे हमारे बैल। ये वहाँ का कथन है। उन्होंने 2 कसम वहीं पर खा लिया। पहला कसम क्या खाया उन्होंने, जब वो पकड़ा गया तो पहला कसम खा लिया कि हम चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देंगे। ध्यान देने की चीज़ें हैं। जो तीसरी कसम है, 2 कसम तो पहले ही क्लियर हो जाती है कि पहली कसम क्या खाता है, चोर बाजारी का माल हम नहीं ला देंगे जब वो पकड़ा जाता है। चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, ये पहला कसम है, चोर बाजारी का माल नहीं ला। दूसरा कसम क्या है, बांस से लदी हुई गाड़ी को हम लदनी नहीं करेंगे, बांस की लदनी नहीं करेंगे। बांस लदी हुई गाड़ी के 4, उसका कारण क्या है,
आपने देखा होगा जो बांस होता है, बम्बू, वो गाड़ी पर नहीं सेट होता है। 22 फीट 25 फीट या 30 फीट तक के बम्बू पाए जाते हैं, तो आगे भी रखना पड़ता है और पीछे भी। गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं होता है और तकलीफ़ें आ जाती हैं, कहीं पर एक्सीडेंट का खतरा होता है, बैलों को तकलीफ़ होती है। इसलिए वो डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि हम बांस की लदनी नहीं करेंगे। क्या है, पहली कसम, बेरोजगारी, चोरबाजारी का माल नहीं ला देंगे, बेरोजगारी दिमाग में आ रहा है देखिए। और दूसरी, बांस से लदी हुई गाड़ी, ये हम नहीं करेंगे। क्यों? गाड़ी से 4 हाथ आगे अगुआ निकला रहता है, इसको हम भोजपुरी में अगुआ बोलते हैं। अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ, बराबर काबू के बाहर रहती है गाड़ी, यानी गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, हमेशा बेकाबू वाली लदनी और खरैया, ये हम नहीं करेंगे। हमेशा बेकाबू वाली लदनी और खरैया, ये हम नहीं करेंगे। तीसरा कथन है, बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। जब वो ले करके जा रहा था, उस महिला को, नर्तकी को ले करके जा रहा था, तो उसको गुदगुदी लग रही थी पीछे से पीठ में। तो उसने सोचा कि हमने बाग गाड़ी तो हमने बहुत गाड़ीवानी की है, लेकिन कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपे के फूल महक उठता है, चंपे के फूल की खुशबू उसकी गाड़ी से आ रही है, पीठ में गुदगुदी लगने रहते हैं, वो अंगोछे से वो झाड़ लेता है कि कुछ होगा। उसमें थी तो महिला, इसके लिए खुशबू आ रही थी। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है, वो सोच रहा है कि औरत है या गाड़ी में चंपा का फूल है, गाड़ी महक रही है, गाड़ी महक रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। वो बहुत प्रसिद्ध नर्तकी थी। वो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में वो लैला बनती थी। ध्यान देने की बातें हैं, मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई, वो हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनती थी, किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है, उसने 7 साल तक मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। ये सोचने वाली बात है। जो आदमी उस धंधे से, उस प्रोफेशन से, उस व्यापार से जुड़ा हुआ है, 20 सालों से वो लदनी कर रहा है, कई बार लदनी लादी है, 7 साल लगातार मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। उसने लदनी लादी है, पहुंचाया है सामान को, लेकिन कभी उसने देखा नहीं। चलिए, ये कथन को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कुछ और कथन देखेंगे। अच्छे से समझ करके अगर आप लोग लिखेंगे तो ये कथन तो एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हमने छांट करके रखे हैं, जो हम आपको लिखवा रहे हैं। उदाहरणों को हम देख रहे थे। इस क्रम में 6वां जो उदाहरण है, उसकी सवारी मुस्कुराती है, बीच का कुछ शब्दों को छोड़ दिया हमने। मुस्कुराहट में खुशबू है, ये उसकी सवारी मुस्कुराती है, वो समझ लेना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ का उदाहरण है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। हमने आपको बताया होगा सारांश में कि उसका नाम हीरामन है, उसका नाम हीराबाई है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चलता है कि नाम समान होने पर लोग मीता मीता कहते हैं, मीते यानी मित्र कहते हैं। तो वही बोलती है नर्तकी, जो हीराबाई बोलती है, तब तो मैं मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। उस गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। ये कौन बोलता है? लेखक ही खुद संबोधित करते हैं। हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है। हीराबाई इन बातचीत में परख लिया उन्होंने कि हीरामन एकदम दिल का साफ आदमी है, यानी सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में, गौने से पहले ही दुल्हन मर गई थी। उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा होता था, उत्तर प्रदेश बिहार या जहाँ जी संचल की ये कहानी रेणु जी ने लिखा है, पहले शादियां हो जाती थी, बाद में जब वो बहू बाद में आती थी, बचपन में शादी होती थी, बाद में बहुएँ आती थी, तो उसको गौना बोला जाता था। शादी के बाद वो लड़की मर गई थी, उनकी दुल्हन मर गई थी, ठीक ना। उसका चेहरा भी हीरामन भूल चुका है कि कैसी थी वो, और दूसरी शादी का ख्याल उसके दिमाग में नहीं आता है। क्यों?
दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद है कि कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुंवारी लड़की मतलब 6-7 साल की लड़की। अब हीरामन तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। हीराबाई से उसने प्रेम कर लिया है, अंदर ही अंदर वो प्रेम कर लिया। और हीरामन की तीसरी कसम, जो हीराबाई वो चली जाती है वापस और हीरामन का हृदय उसके प्रेम से थोड़ा सा तकलीफ होती है उसको, तो अपने मन ही मन निर्णय करता है कि हम किसी नर्तकी को अपनी गाड़ी पर नहीं बिठाएंगे। ये उसकी तीसरी कसम होगी, जो लास्ट तक वो रहस्य बनी होती है कि तीसरी कसम क्या है। इस तरह से आज हम इस कहानी को पढ़ लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट बना लीजिए, 2 बार इसको सुन लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका कहानी का लिंक दे देंगे, आप वहां जा कर के पढ़ लीजिएगा। ये मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से कुछ भी अगर प्रश्न आते हैं तो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। और उम्मीद है कि यहाँ से जो प्रश्न अगर बनेंगे इस कहानी से तो इसे बाहर नहीं जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक क्लास यहीं पर ख़त्म हो गई। अगली हम कहानी जो पढ़ेंगे लाल पान की बेगम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही कहानी है। ये भी NET JRF के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो इसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक मित्रों, अगर आपने साहित्य सागर एकेडमी को आपने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी क्लास अपलोड हो रही है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके पहले हमने भक्ति काल के सभी रचनाकारों को पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएंगी। कहानियों को हमने पढ़ा रखा है, 9-10 कहानियाँ हो गई हैं। बहुत ही गहराई तक हम पहुँच करके उसमें से कंटेंट निकालने का प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में लाल पान की बेगम के साथ। धन्यवाद।